गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्राउंड वाटर सेंसर्स। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि वो एक डिजिटल सेंसर्स जो हैं वो पूरे नेटवर्क लगाएं कंट्री में, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल का जो है हमको इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पर मिलती रहे। तो ये डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स होंगे क्या? तो अभी क्या होता है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो मैकेनिकली डेटा कलेक्ट करता है। लगभग 16,000 से 17,000 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स लगा दिए जाएंगे उसके इन प्लेस। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि 26,000 जो आपके ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं, वहाँ पर टेक्नीशियंस मैनुअली जाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। इसलिए अब ये न्यू इनिशिएटिव में ये 16,000 से 17,000 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स लगाए जाएंगे, और जिसमें पीज़ोमीटर्स ही एक्चुअली जो है ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करते हैं, और इसके थ्रू जो है डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अब ये जो है प्रोग्राम आपका नेशनल एक्वीफेयर मैपिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। 2012 से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर कंट्री के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का मैपिंग और असेसमेंट की जाती है। ठीक है। अब ग्राउंड वाटर की अगर सिचुएशन इंडिया में देखें हम, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो नॉर्मल पानी आपका सीप हो जाता है रॉक्स और सॉइल से, वो जाता है आपके वो आपका ग्राउंड वाटर बन जाता है। ठीक है। तो हार्ड रॉक एक्वीफेयर्स जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में वो 65% आपके इंडिया के ओवरऑल एक्वीफेयर सरफेस एरिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जो एलुवियल एक्वीफेयर्स हैं आपके गंजेटिक प्लेन्स और इंडस प्लेन्स में नॉर्दर्न इंडिया में, वो बाकी का जो है आपका ग्राउंड वाटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इंडिया में अगर हम टोटल अवेलेबिलिटी देखें तो लगभग नेट अवेलेबिलिटी 398 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर की पर ईयर होती है। और हमारी जो ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन है वो लगभग 60% तक पहुंच चुकी है। अगर 70% से ऊपर पहुंच जाए तो वो क्रिटिकल माना जाता है, और कुछ एरियाज़ तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में ऐसे हैं जहां पर 100% से भी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की जा रही है। मतलब जितना पानी अवेलेबल है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन। कैसे? मतलब रिचार्ज जितना अगर होता है, समझ लो कि 40 BCM रिचार्ज हो जाता है हर साल, लेकिन आप 45-50 के आसपास अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग बचा हुआ है नीचे वो भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और ये आने वाले टाइम पर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर का क्राइसिस जो है अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। और आपके जो ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन है वो अगर आप पिछले 2004 से लेकर 2017 के बीच में देखो, तो 58% से बढ़कर अब वो 63% हो चुकी है ऑल इंडिया लेवल पर। जो ये कुछ रीजन्स हैं, पंजाब हरियाणा के खासकर रीजन, यहाँ पर तो जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर ये चलता रहा तो लगभग 80% जो ड्रिंकिंग वाटर की हमारी जो नीड्स हैं आने वाले डेकेड में वो ख़राब हो जाएंगी या थ्रेटन हो जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। NCPCR जो है उन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं कि कैसे प्रिलिमिनरी असेसमेंट की जाएगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा किसी भी चाइल्ड को एडल्ट की तरह ट्राई करने के लिए। ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि कैसे जो है एडल्ट की तरह ट्राई किया जाता है चाइल्ड को। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का कहता है कि कुछ ऐसे हीनस क्राइम्स हैं जो 16 से 18 साल के जो है चिल्ड्रन करते हैं, ने अगर किया है, तो हम ये देखेंगे कि वो चाइल्ड नहीं है क्योंकि उसने ऐसा क्राइम किया है, तो क्या उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। तो इस सेक्शन 15 जो है इस एक्ट का, ये हेनस क्राइम्स जो है अगर कंडक्ट किए हों, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पास पावर देता है कि आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट करो कि क्या उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी ऐसी थी कि वो ऐसा क्राइम कर सके। तो ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है उसकी गाइडलाइंस जब हैं अब NCPCR ने बनाई हैं। सेक्शन 18 जो है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि इस केस में जो अगर चाइल्ड को आप एडल्ट की तरह ट्राई कर रहे हो तो उसको जो है चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्राई किया जाना चाहिए। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की? ऑफ कोर्स ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट वही कंडक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स की वो हेल्प लेते हैं उस कंटेक्स्ट में। चाइल्ड को जो है इवन लीगल एड भी दी जाती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, और उनको जो है जो आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है अंडर सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट। अब सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, मतलब जिसके अंदर देखा जाता है कि उसकी फैमिली का कल्चर कैसा था, किस हिसाब से वो पला बड़ा है। ठीक है। तो उसका उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा उसके साइकोलॉजी पे। तभी उसके बाद ही रिपोर्ट के बाद ये जज किया जाता है कि क्या वो
जिसने हैनस क्राइम किया है उसको क्या उस चाइल्ड को क्या एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ ये हैं कि जो प्रिंसिपल्स जो आउटलाइन किए जाते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस जो हैं एम्बिग्यूटी हटाने के लिए जो है वो इशू की जाती हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप्स रहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईयूज़ न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रूल जो है वो इशू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए, और इसको रेगुलेशंस को क्या कहा जा रहा है, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स मीका, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज आपको पता है डिजिटल या वर्चुअल करेंसीज होती हैं जो कि एनक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ करती हैं और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं ये। अब क्यों ज़रूरत पड़ी क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने की, क्योंकि 22% ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है सेंट्रल नदर्न और वेस्टर्न यूरोप में से ही चलती है। तो ईयू को लगा कि बहुत ज़रूरी है ये बनाना, क्योंकि यूएस और यूके जैसी जो उनके कंपेटिटर्स हैं वो उन्होंने अभी तक रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। 2022 में वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स हमने देखा एफटीएक्स स्कैंडल क्रिप्टो इंडस्ट्री में। उसकी वजह से क्या लिक्विडिटी शॉर्टेज क्रिएट हुई और यूरोपियन और अदर रेगुलेटर्स को लगा कि अब तो इसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब कौन से एसेट्स जो है ये मीका कवर करेगा? जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं, ऑफ कोर्स सारे तो नहीं, बट मोस्टली जितने क्रिप्टो एसेट्स हैं जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको तो रेगुलेट करेगा, लेकिन कुछ डिजिटल एसेट्स जो ऐसे हैं जैसे कि जो आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन, इनको रेगुलेशन नहीं होगी, ठीक है। इवन स्टेबल कॉइन्स, जबकि वो उनके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, फिर भी उनको भी रेगुलेट करने का इसमें प्रोविज़न है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या दिया गया है कि आप एन को कवर क्यों नहीं कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के और भी तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको कवर क्यों नहीं कर रहे हो, क्रिप्टो स्टेकिंग और लैंडिंग ये भी अलग से प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि आप फंड्स जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क में रखते हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्रिप्टो करेंसी में, फिर भी आप जो है रिवॉर्ड्स अर्न कर रहे हो क्योंकि आप ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो है फंड्स को जो है लॉकअप कर रहे हो, ठीक है। इसको भी रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन्स भी देख लेते हैं। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? क्रिप्टो करेंसीज जिनमें कोई वॉलीटिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो उनकी वैल्यू स्टडी रहती है। क्यों स्टडी रहती है? क्योंकि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट करेंसी से पैक्ड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइंस जिनकी कोई किसी वो असेट से वैल्यू डिराइव ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कैसे रेगुलेटेड है? तो अभी हमने रिसेंटली, आपको पता होगा कि पीएमएलए के अंदर हमने डाल दिया है जो भी ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, उसको पीएमएलए के परव्यू में डाल दिया गया है। इंडिया जो है वो G20 ग्रुपिंग के साथ कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30% का टैक्स भी इम्पोज कर दिया है कि अगर आप इससे कोई इनकम जनरेट करते हो तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्ट साइंस डिवाइस। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है उन्होंने एक डिवाइस बनाया है आर्ट सेंस, जिससे कि हेल्थ और एज ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो असेस की जा सकेंगी ताकि हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की स्क्रीनिंग अर्ली कर सकें। तो ये एक नॉन इन्वेजिव डिवाइस होगा जिसके कि हम एज ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं असेस कर सकते हैं, और ये वास्कुलर हेल्थ को इवेल्युएट और एंटिसिपेट करने में हेल्प करेगा। अब ये करेगा क्या कि ये मॉलिक्यूलर और प्रोटीन लेवल चेंजेस को असेस करेगा। प्रेशर कर्व्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे इसमें अपर आर्म और थाइज़ पर, और जो है आपके आर्टेरियल स्टिफनेस और इसको सेंट्रल ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाएगा, जिससे आर्टरीज़ की हेल्थ के बारे में आप प्रोडिक्शंस दे सकते हो। अब कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, आपको पता है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ये थ्रेट बन सकती हैं, रादर बन भी चुकी हैं, ठीक है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली बन चुकी हैं ये। हमारी आर्टरीज़ जो हैं सिर्फ हार्ट और ब्लड वेसल्स की ही नहीं, बल्कि आपके ऑर्गन्स की भी जो है वो आर्टरीज़ जो है वो डैमेज होने लगी हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, आइज़ की, ड्यू टू फैटी डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसलिए हमको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ के साथ लड़ने के लिए ये एक आर्ट साइंस बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी एडवाइजरी को जो है वो जो रिसेंटली सिक्योरिटी एडवाइजरी उन्होंने दी है कि थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पर ही जो है वो डबल मेटल डिटेक्टर जो है वो चेकिंग होगी एयरपोर्ट्स पे, उसको जो है उसकी जो
ऑपोजिशन हो रही है उसको जो है वो उन्होंने एक तरह से एनालाइज़ किया है। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या है? पहले तो डीजीसीए के अंदर एक सेल होता था, लेकिन उसको 1987 में रीऑर्गेनाइज करके इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स और मेजर्स जो है वो ले डाउन करता है, और क्या एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को ये ले डाउन करता है। तो सरप्राइज चेक्स करना, डमी चेक्स करना, मॉक एक्सरसाइज करना, जो लोग सिक्योरिटी कंट्रोल्स में जो है एंगेज्ड हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये सारा काम जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का ही अंडर आता है। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है। ये इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि ICAO के साथ भी रेगुलेट जो है कोऑर्डिनेट करती है, ताकि अपने रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो कंट्री में ठीक से इम्प्लीमेंट कर सके। अब ICAO जो है वो शिकागो कन्वेंशन से बना है, जिसको 1944 में शिकागो में साइन किया गया था। एयर स्पेस के रूल्स, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी, ये सारे रूल्स जो हैं वो शिकागो कन्वेंशन से ही आते हैं, जिसके बेसिस पर ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN भी बनाई गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उड़ान 5.0। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान 5.0 जो है उसको लॉन्च कर दिया है, ताकि कनेक्टिविटी टू रिमोट और रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री उसको एनहांस किया जा सके। अब इस स्कीम के अंदर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के एयरक्राफ्ट जो है वो कवर किए जाएंगे, मतलब 20 से 80 सीट्स के एयरक्राफ्ट और लेस देन 80 सीट्स के एयरक्राफ्ट। और जो 600 किलोमीटर की जो डिस्टेंस की जो कैप थी वो हटा दी गई है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वाइबिलिटी गैप फंडिंग चाहिए तो 600 किलोमीटर की जो ये कैपिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब एयरलाइंस जो हैं उनको 4 महीने के अंदर अंदर अपने ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू करने पड़ेंगे, अगर उनको कोई राउट जो है वो अवॉर्ड कर दिया जाता है अंडर दिस स्कीम। ठीक है। अब उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ताकि अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया जा सके। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। इसके अंदर एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, बनाए जा रहे हैं ऐसे एरियाज़ में, और फ्लाइट राउट्स भी जो हैं खोले जा रहे हैं, ताकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू जो है इन अनसर्व्ड और अंडर कनेक्टेड एरियाज़ को कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NTC PWC। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज और कोस्ट को जो है IIT चेन्नई में इनाग्रेट करने वाले हैं। ये सागरमाला प्रोग्राम के अंदर इसको सेटअप किया गया है। टेक्नोलॉजिकल आर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जो है ये देने वाली है ये NTC WPC, और ताकि 2D और 3D इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो की जा सकें पोर्ट्स की, कोस्टल एरियाज़ की, वाटरवे सेक्टर की, अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। सागरमाला प्रोग्राम आपको पता ही है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया की 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन को हार्नेस करने के लिए, और विजन ये है कि हम आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़फ़र महल। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंजर्वेशन वर्क्स जो है वो शुरू कर दिए हैं ज़फ़र महल में, जो कि दिल्ली के महरौली में सिचुएटेड है। तो ज़फ़र महल जो है वो मुग़ल्स ने बनाया था महरौली विलेज में, और ये आपके हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी जो हैं सूफ़ी सेंट, उनकी जो है मेमोरी में बनाया गया। उनकी जो है दरगाह भी इसी के पास में सिचुएटेड है। एम्परर अकबर शाह टू इन्होंने इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और फिनिश जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम पर हुई थी। कई सैनोटैफ्स मतलब बरियल ग्राउंड्स भी जो हैं वो कई मुग़ल एम्परर्स के यहीं पर सिचुएटेड हैं। फूलों की सैर नाम का जो फेमस फेस्टिवल है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉकबिट रैंसमवेयर। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखा गया कि जो लॉकबिट रैंसमवेयर है वो इवन एप्पल के जो मैक डिवाइसेस हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। तो ये रैंसमवेयर जो है एक काइंड ऑफ क्रिप्टो वायरस की तरह काम करता है, और ऑफ कोर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में एक्सेस ले लेता है और आपकी जो है इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है। फिर जब तक आप पैसे इनको नहीं दोगे इन हैकर्स को, तब तक आपको एक्सेस वापस नहीं मिलेगा। जनरली ये एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये टारगेट कर रहा है। तो लॉकबिट जो है कैसे काम करता है? सेल्फ स्प्रेडिंग वायरस है ये, या मालवेयर है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में किसी ना किसी इनक्रिप्टेड फाइल के थ्रू जो है इसको डाला जाता है फिशिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, और एक बार एक्सेस मिल गया
फिर तो ये सारे फाइल्स को, जो इंक्रिप्टेड फाइल्स हैं, उनको लॉक कर देता है, और जब तक आप उन्हें पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपके इस लॉक को खोलते नहीं हैं, तब तक आप अपनी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया है और स्टेट्स और यूटीज़ को कहा है कि 100 फूड स्ट्रीट्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाओ अक्रॉस द कंट्री, ताकि सेफ़ और हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस जो हैं वो कम्युनिटी में आ सकें और फूड बॉर्न इलनेसेस को हम रोक सकें, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही की जाएगी, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है वो टेक्निकल गाइडलाइंस और जो है टेक्निकल सपोर्ट के साथ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस इसमें स्टेट्स को 1 करोड़ रुपीज़ पर फूड स्ट्रीट या डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, और नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी जो है असिस्टेंस जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो 60-40 और 90-10 की रेशियो में होती है। नेशनल हेल्थ मिशन आपको पता ही है 2013 में लॉन्च किया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को जो है वो कन्वर्ज करके, और ऑफ कोर्स एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इफेक्टिव और रिलायबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कंट्री वाइड जो है वो बनाने का जो है वो ये ऑब्जेक्टिव है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is groundwater sensors. Sensors. This topic is important for your environment section. So Jal Shakti Ministry is working on an ambitious plan to deploy a vast network of groundwater sensors. These will be digital sensors, of course, which will relay information on groundwater levels at real-time basis. Currently, what happens is that Central Groundwater Board has a network of about 26,000 groundwater observation wells, where the technicians have to visit manually to measure the state of groundwater in a region. But now, under this new initiative, 16,000 to 17,000 digital water level recorders will be connected to piezometers. Piezometers are basically those recorders which transmit the information regarding the groundwaters. So all this will be done under the National Aquifer Mapping Program, which was launched in 2012 to map and assess the country's groundwater resources. So what is the status of groundwater in India? So you know that groundwater is the water which seeps through rock and soil. There are two underground settings in India which can be classified as the groundwater areas of the country. Hard rock aquifers of peninsular India, which constitute about 65% of India's total aquifer surface area in central peninsular region, and the next one is the Gangetic and Indus plains in northern India. Okay, so if we look at the availability of groundwater in India, then despite of 1123 billion cubic meter per year usable water resources, we have just the net annual groundwater availability of 398 BCM. So this groundwater as per the groundwater resource assessment, total annual groundwater recharge is about 437.60 billion cubic meters. So despite that, we are the average groundwater extraction in the country stands at about 60%, and if it reaches beyond 70%, then it is a critical situation. But there are certain regions in Punjab, Haryana, Delhi and Rajasthan where groundwater blocks are 100% over 100%, seeing over 100% extraction. So of course this is the crisis in India. Groundwater extraction has increased from 58% to 63% between the years of 2004 and 2017, and if the trend continues, then it will threaten nearly 80% of our drinking water over the next 2 decades. So the next topic is Juvenile Justice Act. This topic is important for your governance section. Now, NCPCR has recently issued guidelines for conducting a preliminary assessment of juvenile justice by the Juvenile Justice Board under this Juvenile Justice Act. So what happens here is that when a child who is between the age of 16 to 18 years commits a heinous act or heinous crime, then the matter goes to Juvenile Justice Board to examine or to assess if this crime by this child should be considered as a crime undertaken by an adult. So for that, this preliminary assessment is undertaken, and the Juvenile Justice Board has been given the guidelines by NCPCR regarding how this preliminary assessment will be conducted. So this Juvenile Justice Board
can also order the transfer of case to children's court in case, of course, the preliminary assessment says that, of course, it is a need, it is needed that this child should be considered as an adult because he or she has committed the uh, heinous crime. So, what are the responsibilities of Juvenile Justice Board? Of course, they will have to take the assistance of psychologists and experts in preparation of this preliminary assessment. The child should also be provided with the legal aid counsel through the District Legal Services Authority during the preliminary assessment, and uh, there should be certain qualification of the juvenile justice board members, and they should have undergone they should have undergone training under the section 15 of Juvenile Justice Act of 2015. A social investigation report is also prepared by board and experts, so that we can see if what is the background of the child and the child's family and its impact on the crime that he has committed. So, what are the issues with this process? Of course, these guidelines and principles just stay on the paper and they do not get implemented on the ground. Okay. So, the next topic is EU's new crypto legislation. This topic is important for our economy section. European Parliament has recently approved the world's first set of comprehensive rules to bring the cryptocurrency markets under regulation. These regulations will be called as markets in crypto assets, that is MiCA. So, what are cryptocurrencies? These are digital or virtual currencies. They operate independently of a central bank. So, why these crypto assets are being regulated now? So, as per the report, about 22% of global crypto industry is concentrated in Central, Northern, and Western Europe. So, EU wants to have a competitive edge also because the US or UK does not have any regulatory clarity regarding this cryptocurrency. So, in the last year, 2022, we saw biggest failures and wipeouts in the cryptocurrency also, and the liquidity shortage caused by these shocks also realized many regulators apart from European regulators that there is a need to bring governance practices in this platform. So, what kind of assets will MiCA cover? Of course, crypto assets, including traditional cryptocurrencies and even stable coins, will be regulated, but certain digital assets have been kept outside the purview of this MiCA. So, like central bank digital currencies, non-fungible tokens, they will not be regulated. This is also the criticism that why you are leaving behind these decentralized finance tactics like NFTs and other uh, decentralized finance options. So also there is crypto staking and lending, which you are not purchasing cryptocurrency, you are just locking up your funds in a blockchain network. So you will so that using this participation you can earn rewards later. So this will also not be regulated. So what are stable coins? These are cryptocurrencies which are not volatile. They have same power as other cryptocurrencies, but their value is steady. Why? Because they are generally pegged to an asset like a government currency, unlike other cryptocurrencies like Bitcoin, which are not having any underlying asset. So, how crypto is regulated in India? So, we do not have a comprehensive regulatory framework as of yet, but the finance ministry has imposed a 30% tax on income generated from this transfer of any virtual digital assets. Recently, the government has placed all transactions under the purview of PMLA, and we are also calling for consensus in the G20 grouping regarding a globally coordinated policy response on crypto assets. So the next topic is art science device. This topic is important for the science and tech section. So IIT Madras has recently developed a device called ArtSense, which will assess the health and age of blood vessels, and it will provide us early screening for cardiovascular diseases. So, what is ArtSense device? It's a non-invasive device which will be used to assess the health and age of blood vessels. It has been developed by Healthcare Technology Innovation Center at IIT Madras, and it will of course help us to evaluate and anticipate vascular health. So what it will do, it will assess the effect of molecular and protein level changes in the vessel wall caused by a disease. So pressure cuffs would be affixed at the upper arm and thighs, and
It will measure the arterial stiffness and central blood pressure. So why it is important? Because cardiovascular diseases have started to affect the heart and blood vessels because of buildup of fatty deposits inside the arteries. Apart from that, there is also risk associated with damage to arteries in organs like brain, heart, kidneys, and eyes, and it has become a leading cause of death globally. So the next topic is Bureau of Civil Aviation Security. This topic is important for your governance section. So Bureau of Civil Aviation Security has cited the security advisory issued on the basis of threat perception, and uh, despite that, there has been certain opposition by the passengers regarding the double metal detector based checking at the airports. So Bureau of Civil Aviation Security is saying that they will analyze this, they will review this proposal. So, what is Bureau of Civil Aviation Security? It was actually set up as a cell in the DGCA in 1978, but it was reorganized into an independent department under the Ministry of Civil Aviation in 1987. So, basically, it lays down the aviation security standards and measures regarding civil aviation security. So it also ensures that the persons who are implementing these security protocols are appropriately trained. It also conducts surprise or dummy checks, even conducts the mock exercises to check the efficacy of contingency plans. What is DGCA? It is the regulatory body in the field of civil aviation and in India, and it also coordinates with all regulatory international bodies like the ICAO also. So, what is the Chicago Convention? So, this convention, which was signed in 1944, has established this International Civil Aviation Organization, which is a specialized agency of UN, and it establishes the rules of airspace, aircraft registration, and safety. It provides for the sovereignty of airspace above the territory of each state, and there are certain freedoms. Now, currently, there are 9 freedoms regarding the freedom of states to operate air transport flights. So the next topic is Udan 5.0. This topic is again important for your economy section. Recently, Union Ministry of Civil Aviation has launched this Udan 5 to further enhance connectivity to remote and regional areas of the country. So there will be a focus on category 2 and category 3 aircrafts, and the earlier strength, the length gap of 600 kilometers is also being waived off, and there will be no restriction on the distance between origin and destination of the flight now. But the viability gap funding will only be provided with the cap of 600 kilometer stage. So the airlines which will be allotted the routes will have to commence operations within 4 months. So what is Ude Desh Ka Aam Nagrik? It's a regional connectivity scheme, and the aim is to provide connectivity to unserved and underserved airports of the country. And the components of this scheme are building up new airports and enhance the existing regional airports, and also open up new flight routes using the viability gap funding option. So the next topic is NTC PWC. This topic is important for your economy and governance section both. Union Minister of Ports will inaugurate the National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts at IIT Chennai. It is being set up under the Sagarmala program, and this will work as a technology arm of the Ministry of Shipping. It will provide technological support and world-class capabilities to undertake 2D and 3D investigations of research and consultancy for ports, coastal areas and waterway sectors across all disciplines. What is Sagarmala program? It aims to promote port-led development in the country with the vision to reduce logistics costs. So the next topic is Zafar Mahal. This topic is important for your art and culture section. Archaeological Survey of India is set to initiate conservation works at Zafar Mahal in South Delhi's Mehrauli. It has been built by the Mughals, and it is located, of course, in the Mehrauli village. And it was built in the memory of Hazrat Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, who is the renowned Sufi saint, and his dargah also stands next to this Zafar Mahal. This Zafar Mahal was started by Emperor Akbar Shah in 2, and it was finished by the last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. It also contains certain burial grounds or cenotaphs of the later Mughal emperors, and the famous festival Phoolon ki Sair also starts from Zafar Mahal only. So the next topic is Lockbit ransomware. This topic is important for your security section.
So recent reports have emerged that Lockbit ransomware is also targeting the Mac devices. So the ransomware is basically when hackers get access to your computer system and they lock certain files, and until you pay them certain money, that's why it's called ransomware. Until you pay them some money, or which they have demanded, they will not unlock it or they will not decrypt it, and you will basically will not be able to access your information. So that's why it focuses mostly on enterprises and government organizations only, because of course they would be having such a data which is of course required. So how does this Lockbit ransomware operate? It's basically a self-spreading malware, and it hides the encrypted files. And the attackers generally use phishing tactics to gain access to the computer system, and then they target the computer system and locks these files, and starts demanding money in return for unlocking those files. Okay. So the next topic is 100 food streets in 100 districts. This topic is again important for your economy section and your governance section also. Recently, Ministry of Health and Family Welfare has collaborated with Union Ministry of Housing and Urban Affairs to request states and UTs to develop these 100 food streets in 100 districts across the country. The aim is to encourage safe and healthy food practices and among food businesses and community members, and reduce foodborne illnesses and improve overall health outcomes. So it will be implemented through the National Health Mission with technical support from Food Safety and Standards Authority of India. So a financial assistance in the form of 1 crore rupees per food street per district will be given to fill the critical gap, and the assistance will be also be provided under the National Health Mission in the ratio of 60/40 and 90/10, which is the centrally sponsored scheme ratio. So what is National Health Mission? It was launched in 2013 by subsuming the National Rural Health Mission and National Urban Health Mission, with the aim of providing accessible, affordable, effective and reliable healthcare facilities in the rural and urban areas of the country. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.